Hello and welcome on Zontech Online Education. Zontech is one of the best coaching institute for providing and preparation engineering exams. So friend, you can contact us on this digital platform or offline too by taking admission in our offline batches. Please visit our branch office nearby in Jaipur. So friends, today we will discuss on Rajasthan polity session followed by yesterday. And this time we will focus on multiple choice question BCTAQ. So in this series we will discuss on multiple choice question about Rajasthan polity, and therefore we will learn about different subject as well, like history, geography, political science, economics and many others. So first of all we start our first question. The first question is, question number 1. Actually this class suitable for both Hindi and English medium, and my maximum effort to teach you in bilinguistic method Hindi and English. So don't worry about this हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं रिपीट करूँगा हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअली चलेगा, जिससे दोनों मीडियमों को बेनिफिट मिले. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ेगा? इफ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वांट्स टू रिजाइन, देन टू whom विल हैव टू रिजाइन. यानी विधानसभा अध्यक्ष की यहाँ बात हो रही है. विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो किसको त्यागपत्र देंगे? बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है, टू whom ही हैव टू रिजाइन. यहाँ रिजाइन की बात हो रही है, और किसके रिजाइन की बात हो रही है? स्पीकर की. और आप जानते ही हैं हमारी जो विधानसभा है वो द्विसदनीय विधानमंडल है. हमारा जो विधानमंडल है राजस्थान का वो द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेशन. तो इस बाई कैमरल में क्या होता है? द्विसदनीय में एक तो सदन होता है लोअर हाउस जिसे विधानसभा कहते हैं, और एक अपर हाउस होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं. और हमारे राजस्थान की बात करें तो इसमें विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है. यहाँ की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित कर संसद में भेजा था विधान परिषद के लिए, जिसे नामंजूर कर दिया गया है. तो हमारे यहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है, और विधानसभा के अंदर यहाँ बात हो रही है अध्यक्ष की, जो मेन चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. और वर्तमान में आप जानते ही हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी सर हैं. तो हम बात करते हैं त्यागपत्र की. तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उपाध्यक्ष को यानी डिप्टी स्पीकर, सेकंड है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, राज्यपाल या गवर्नर को, या मुख्यमंत्री को. तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको इसके अंदर सौंपेंगे? तो इसका राइट आंसर है, विधानसभा अपना त्यागपत्र होते हैं तो उसको उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देंगे. एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एमएलएज होते हैं, ये एमएलएज अपने में खुद नहीं चुनते हैं, चूज करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं. यही चेयरमैन और यही डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आपस के सदस्यों के द्वारा ही होता है. दूसरी बात, अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, तो इनकी कोई शपथ नहीं होती है, फर्स्ट. दूसरी इसकी बात है कि ये निर्णायक मत, जब भी कोई ऐसा बिल पारित होता है जिसमें रेजोल्यूशन पारित होता है, अगर टाई की सिचुएशन आ जाती है, ड्रॉ की सिचुएशन आ जाती है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष है, ये निर्णायक मत का उपयोग कर सकते हैं ये. दूसरी बात, इनकी कोई ओथ स्पेशली नहीं होती है, शपथ की कोई इसमें प्रावधान नहीं है. दूसरी बात, इस स्पीकर की तीसरी शक्ति है कि कोई भी सदन है उसको स्थगित एडजर्न करने का अधिकार इनके पास होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास. ये मैं आपको पावर बता रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष की क्या पावर है. दूसरी बात है, अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, यानी हिंदी में कहें दल बदल कानून के तहत कि सदस्य की योग्यता का निर्धारण करना है, वो भी ये स्पीकर जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका काम है. उसके बाद कोई मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका जो फाइनली निर्धारण ये भी अध्यक्ष करते हैं. तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है उपाध्यक्ष को देते हैं, इनकी कोई शपथ नहीं होती है. दूसरी बात, ये स्थगित कर सकते हैं, स्थगित करने का जो एडजस्ट करने का पावर है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास रहता है, वर्तमान में सीपी जोशी हैं. और तीसरी बात है कि इसके अंदर निर्णायक मत का उपयोग ये कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया, आपका फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1 उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? व्हेन वर द जनरल इलेक्शन फॉर द फर्स्ट असेंबली ऑफ राजस्थान हेल्ड? यहाँ जनरल इलेक्शन की बात की गई है, जनरल इलेक्शन, और वो बात की फर्स्ट असेंबली ऑफ राजस्थान.
राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसके फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर राजस्थान पॉलिटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि जो फैक्चुअल डेटाज हैं उस फैक्चुअल डेटाज पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है उसमें कुछ डेट्स पूछ लिया कि जैसे आपने इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा है, इसका कंपोजिशन कब हुआ, ये किस दिन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, किस दिन इसका गठन हुआ। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि प्रथम चुनाव कब हुए, प्रथम जनरल इलेक्शन कब हुए, या विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई। उसके बाद अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, कब सबसे कम कार्यकाल के लिए, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, ड्यूरेशन के अंदर ही निधन हो गया, वो कौन रहे। उसके बाद पहले विधानसभा में सीटों की संख्या कौन। ऐसे बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चन है राजस्थान पॉलिटी स्पेशली। अगर आप इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं। इसमें भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। बाकी जो इंडियन पॉलिटी का जो सेशन है उसके अंदर कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, जिसके अंदर प्रेसिडेंट वगैरह, उसके बाद मंत्रिपरिषद, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कंसेप्चुअल ज़्यादा है। उसके बाद उसके अंदर इमरजेंसी की प्रोविज़न, ये सब चीज़ें के कारण वहाँ कंसेप्चुअल ज़्यादा है। बाकी आपको राजस्थान पॉलिटी के अंदर पढ़ना है तो आप थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि फैक्ट कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, फर्स्ट इलेक्शन कब हुए विधानसभा के, ये हमसे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन है 1 4 to 24 जनवरी 1952, 8 to 18 फैब 1950, 18 to 28 जुलाई 1956, या 10 to 22 मई 1954। तो इसका राइट आंसर होगा 1952। आपसे भले ये डेट याद रहे न रहे, इस 1952 को याद रखना। इस 1952 को जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट, नंबर 1। दूसरी बात, अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो ये 1952 में हुए थे। उसके बाद यहाँ पे एक डेट आती है 29 मार्च 1952। इस दिन फर्स्ट बैठक हुई थी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम बैठक। यानी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बनी थी 1952 में, उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 29 मार्च 1952। ये डेट भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के अंदर मिनिमम मेंबर 60 और मैक्सिमम होते हैं 500। अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे 200 मेंबर हैं अभी राइट नाउ। दूसरी विधानसभा की बात करें तो विधान परिषद तो हमारे यहाँ पे है नहीं, विधानसभा है, एक सदनीय व्यवस्था है, यूनिलैटरल है और बाई कैमरल की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्शन की बात करें तो 4 से 24 जनवरी 1952 तक हमारे प्रथम विधानसभा के आम चुनाव, जनरल इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे कमीशन हैं, जैसे आपका इंफॉर्मेशन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है। तो ये भी जो स्टेट के कमीशंस है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, जब भी आप इस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली इनसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे आप कोई भी कमीशन पढ़ रहे हैं, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इसका डेट, गठन की तारीख क्या है हिंदी में। दूसरी बात, इसका कंपोजिशन यानी स्ट्रक्चर, इसके अंदर किस तरीके से चेयरमैन है, मेंबर कितने, यानी अध्यक्ष कितने, सदस्य कितने। उसके बाद अगर आ जाती है इसका नेचर कैसा है। जैसे आप कोई भी कमीशन या आयोग पढ़ेंगे तो उसके नेचर की बात होगी। नेचर इट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुटरी बॉडी है या एडवाइजरी है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन वहाँ से पुट अप होते हैं। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुटरी बॉडी में, मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके अंदर इट्स डिराइव्स पावर एंड ऑथोरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिकली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और जबकि स्टेचुटरी बॉडी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, इट्स मेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ होता है, कानून होता है, उसको बना के इसका निर्माण किया जाता है। जैसे आपका ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमन है, बहुत सारे ऐसे कमीशन है जो स्टेट्यूटरी है। और इस स्टेट्यूटरी को हिंदी में कहते हैं, एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में तो क्लियरली होता है स्टेट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनली। जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल को तो आप बोल दिया संवैधानिक, यहाँ तो आप तो क्लियर हो गया आपको। बाकी जगह जब आप वहाँ पढ़ेंगे स्टेट्यूटरी, तो स्टेट्यूटरी के अंदर आ जाता है सांविधिक और वैधानिक। तो दोनों इसके राइट आंसर हैं। स्टेट्यूटरी को सांविधिक भी कहते हैं और वैधानिक भी कहते हैं, तो आपको वहाँ पे याद रखना है। अब हम इस प्रश्न की ओर लौटते हैं वापस। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ बात की गई है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक्चुअली हम इस क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो क्या हुआ था स्टूडेंट कि जब सबसे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1993 के अंदर,
उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न था कि सेंट्रल स्तर है, जो केंद्र स्तर है, उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनेगा NHRC, और जो स्टेट लेवल है उस पर SHRC बनेगा। एक तो हो गया NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और दूसरा बनता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका प्रोविज़न एक एक्ट बना था ह्यूमन राइट का 1993 के अंदर। इसके थ्रू इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी कि सेंट्रल स्तर पर NHRC बनेगी और स्टेट स्तर पर SHRC बनेगी, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा जो राजस्थान है, अगर हम स्पेसिफिकली RHRC की बात करें, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, इस RHRC की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्च 2000 यहाँ पे ये आयोग का काम करना यानी इफेक्टेड हो गया था मार्च 2000 से। हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है कि यह प्रभावी रूप से क्रियाशील हो गया था मार्च 2000 से। और ये मार्च 2000 की जो डेट आपको मैं बता रहा हूँ, टाइमलाइन, ये बहुत से एग्जामों में पूछी गई है अभी तक। अब जब फर्स्ट हमारा RHRC बना तब उसके अंदर कॉम्पोजिशन था 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। उसके बाद इसको फिर अपडेट किया 2006 में। ये जो कंपोजिशन है उसको अपडेट किया, इनके संगठन को, इनकी संरचना को, और वहाँ पे बनाया 1+2 को, कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। और तब वहाँ अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। और 2 सदस्य होंगे हाई कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त या सेवा न्यायाधीश, या दूसरे होते हैं सेकंड नंबर पे जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश। ये 1+2 का फॉर्मेशन 2006 में था। सबसे पहले तो 1+4 का था। अब 1+4 के बाद तो ये हो गया 1+2। और भी राइट नाउ 2019 के अंदर 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, और इस 2000 अमेंडमेंट के अंदर ये जो 1+2 का तो फॉर्मेशन है ही, उसके साथ एक को और जोड़ दिया गया है। यानी एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे, और जो 2 सदस्य होंगे उसके साथ एक महिला सदस्य को जोड़ दिया गया है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जो महिला सदस्य हैं इसको जोड़ दिया गया। और ऐसे इसके अंदर फीमेल मेंबर को जोड़ा गया है जिसको ह्यूमन राइट्स के बारे में एक्सपीरियंस हो, इस एरिया में उनको वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, काम किया हो, या एक्टिविस्ट हो। तो अभी एक महिला के प्रोविज़न को, एक महिला सदस्य को जोड़ने का इसके अंदर प्रोविज़न हुआ है 2019 में। तो मैंने बताया एक्ट बना पार्लियामेंट में, सेंट्रल लेवल पर NHRC, स्टेट लेवल पर SHRC। उसके बाद जब हमारा RHRC बना, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन बना, ये एक्टेड हो गया इफेक्टिवली मार्च 2000 से। दूसरी चीज़ मैंने बताई, जब फर्स्टली ये बना 1+4 का कंपोजिशन था कि फर्स्ट एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे। फिर इसके अंदर वापस अमेंडमेंट होता है इस एक्ट के अंदर, और 2006 में ये इसका हुआ 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अभी राइट नाउ 2019 के अंदर 1+2 के साथ एक महिला सदस्य को इसके अंदर जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। RHRC, एक्चुअली RHRC का काम क्या होता है कि जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे मानवाधिकार हैं, आप मानवाधिकार मतलब आप सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण स्वतंत्रता के साथ आप जी सकें, जो आपको अधिकार जन्म से मिल रहे हैं और जिसको कोर्ट में लागू किया जा सकता है, जो वाद योग्य हैं, डिबेटेबल है, वो आपको जो कानून है, आपके अधिकार हैं, उसकी रक्षा के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ है। जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने जेल में जो बंदी हैं, कहने का मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, उसकी स्थिति को देखने के लिए इंस्पेक्शन किया। ये चीज़ भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आ गई। और भी जैसे कोई भी वायलेट होता है ह्यूमन राइट्स, जैसे अभी आपने स्क्वेंजर्स वाला देखा था कि जो ये सीवरेज लाइन होती है उसके अंदर सेल्फ उतरते हैं इंडिविजुअली, तो उसके लिए भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुमोटो संज्ञान लिया कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो कि इंसान को इस टाइप का काम करने के लिए मजबूर न होना पड़े 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इस तरीके के लिए ह्यूमन राइट्स ने बहुत अच्छा काम किया। और एक तरीके से ये एडवाइजरी होती हैं। वैसे तो इसको अगर एक एक्ट से बना है तो इसको सांविधिक या स्टैट्यूटरी कहा जाता है। स्टैट्यूटरी या सांविधिक कहा जाता है, और एक तरीके से एडवाइजरी होती है। और ऐसा भी नहीं कोई इसको दंड वंड लगा दे या कोई जुर्माना फाइन लगाने की इनके पास पावर है। बस एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंडेड करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं स्टेट में जहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप इस क्षेत्र में कोई सुधार कीजिए। दूसरा, अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड पेंडिंग केस है, तो ये ह्यूमन राइट कमीशन है, उस केस को भी मंगवा सकते हैं। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है।
तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक तरीके से आपका टॉपिक ही यहाँ पे क्लियर करा दिया कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरी बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये नहीं और है को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ते ही इसको राइट कर देते हैं, इसमें मैक्सिमम आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो कौन सा आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन करने वाले को सजा देना। सेकंड है मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। थर्ड है किसी जेल को देखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को। पनिश दोज हु वायलेट ह्यूमन राइट्स। दूसरा है टू रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सही है। थर्ड है टू सी अ प्रिजन राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के जो जेल में है किसी को देखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं, सज़ा देना। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो किसी को सज़ा या पनिशमेंट या कोई फाइन वगैरह ये चीज़ें नहीं लगा सकता है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है और इसको सांविधिक संस्था भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, Who was appointed as the first Chief Information Commission of Rajasthan? Who was appointed as the first Information Commissioner of Rajasthan? राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? यहाँ पे बात होगी सूचना आयुक्त, और ये सूचना आयुक्त पार्ट है राजस्थान सूचना आयोग। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन से ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला मुख्य सूचना आयुक्त। तो जब भी स्टूडेंट आप कोई कमीशन पढ़ते हैं तो उस कमीशन के अंदर जो भी 5th तक जो भी कमिश्नर रहे, आयुक्त रहे, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो सीरीज़ कौन सी, पहले नंबर पे कौन रहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सीरीज़ भी आपको वहीं तक याद करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम 4 तक हों। या ऐसा नहीं कि आप कोई 10-15 लगातार आप अध्यक्षों के नाम याद रखना, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी 1 to 5th तक इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। और यहाँ पे पहले सूचना आयुक्त के बारे में बात की है जिसके ऑप्शन है मिस्टर ML गुप्ता, सेकंड मिस्टर SK वर्मा, सी मिस्टर MD कोरानी और नन ऑफ अबव। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा मिस्टर MD कोरानी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है कि MD कोरानी हैं हु वाज फर्स्ट कमिश्नर ऑफ राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, जो राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त रहे हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा MD कोरानी। और आपको एक सीरीज अगर याद रखनी तो मैं आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट में तो ये रहेंगे कोरानी, सेकंड इसके अंदर आते हैं T श्रीनिवासन, थर्ड आते हैं सुरेश चौधरी, और फोर्थ हैं अभी रिसेंटली DB गुप्ता, अभी प्रेजेंटली हैं सूचना आयुक्त राजस्थान के, ये भी करंटली हैं DB गुप्ता। आपको ये ज़्यादा फोकस करना है DB गुप्ता पे, और एक ये MD कोरानी। फोर्थ अभी तक हमारे सूचना आयुक्त कमिश्नर रह चुके हैं, फर्स्ट में कोरानी है और अभी रिसेंटली हैं, अभी करंटली हैं DB गुप्ता। ये पहले मुख्य सचिव राजस्थान भी रह चुके हैं और अभी ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजस्थान के। दूसरी बात, इन सूचना आयुक्त का क्या काम होता है? ये सूचना आयुक्त होते हैं एक्चुअली जो RTI एक्ट लगा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये जो RTI एक्ट 2005 रखा है, इसके अंदर प्रभावी होने से सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना के बारे में इसके अंदर प्रोविज़न था RTI एक्ट 2005 में। और हमारे यहाँ पे सूचना आयोग है वो 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था या गठन हुआ था, 18 अप्रैल 2006। दूसरी बात, अगर इसके नेचर की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो एक तरीके से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि इसका जो गठन है वो एक एक्ट बना के हुआ है। अगर किसी भी कमीशन का आयोग का गठन अगर एक्ट या अधिनियम बना के होता है तो सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी होती है।
नंबर 2। थर्ड की बात करते हैं यहाँ कंपोजिशन की, यानी इनकी संरचना क्या रहेगी, इसके अंदर किस तरीके से चेयरमैन और मेंबर होंगे। तो आप अगर यहाँ देखते हैं चेयरमैन होंगे 1+10, यानी एक तो होंगे मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। आपको ये याद रखना है 1+10, एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक 10 होते हैं राज्य सूचना आयुक्त। दूसरी बात करते हैं, इनको अपॉइंट वही गवर्नर करते हैं, और एक होता है इनका टेन्योर। इनका टेन्योर कितना होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका टेन्योर कितना होता है मुख्य सूचना आयुक्त का और अन्य सूचना आयुक्त का। ये आपको बताना है मुझे इनका कार्यकाल, हिंदी के लिए कहा है इसको तो कार्यकाल। तो 1+10 संरचना, सांविधिक इसकी प्रकृति, और उसके बाद अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो ये आपको मुझे बताना है कौन सा कार्यकाल होगा। दूसरी बात, अगर हम वापस इस क्वेश्चन की ओर लौटते हैं तो यहाँ पे सूचना आयोग बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात, अगर हम मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त की बात कर रहे थे, सूचना आयोग बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो भी गवर्नमेंट का फंक्शन है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं, उसके बारे में वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको जानकारी मिले, यानी फेयर काम हो। जो भी गवर्नमेंट का काम हो उसमें फेयर हो, कोई करप्शन नहीं हो, कोई पद का दुरुपयोग नहीं हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो, और यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको ये राइट है कि वो जाने की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, नंबर 1। दूसरी बात, इस RTI एक्ट के तहत और सूचना आयोग के तहत एक होते हैं नियुक्ति PIOs की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या हिंदी में कहें लोक सूचना अधिकारी। कोई भी अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग RTI लगाते हैं, RTI लगा के और ये PIO तक पहुंचती है, उसके बाद वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर ये PIOs जो लोक सूचना अधिकारी, अगर ये अपॉइंट नहीं हो, अगर इनके बिना नियुक्ति के कारण से आपको सूचना नहीं मिल पा रही है, तो आप राज्य सूचना आयोग तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको जो सूचना इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिसलीडिंग हो, फॉल्स हो, यानी गलत हो, झूठी हो, तो आप इसके अंदर हाईएस्ट जो अथॉरिटी है राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ तक जा सकते हैं। तीसरी बात, अगर जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको जो चार्ज दिया जा रहा है, अगर वो चार्ज ज़्यादा हो तो भी आप यहाँ आगे हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, राज्य सूचना आयोग के पास। और दूसरी बात, अगर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको 24 to 48 आवर्स में चाहिए, तब भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। एक तरीके से सिटीज़न की जो पार्टिसनशिप है, जो इनकी सहभागिता है राज्य के प्रशासन के अंदर, वो बढ़ाना। अब दूसरी बात, यहाँ मुख्य सूचना आयोग के बारे में तो बात कर ली, पर इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि टाइमली अपॉइंट नहीं होते हैं ये PIOs, जिसके कारण से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। दूसरी बात, जो भी PIOs लगे हैं, लोक सूचना अधिकारी, इनको वेल ट्रेंड नहीं है ये, नंबर 2। वेल ट्रेंड नहीं होने से हमारे जो इन्फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो बाउंस हो जाता है। कभी कभी हमको जो ड्यूरिंग हमारे जो प्रिस्क्राइब टाइम मैनर है उसके अंदर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तीसरी बात है कि यहाँ पे इसकी अवेयरनेस कम है सिटीजन्स के बीच, नागरिकों के बीच, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि जो विसल ब्लोअर होते हैं, जिसे कहते हैं जो RTI एक्टिविस्ट होते हैं, उनके मर्डर का केसेस भी बहुत चलता है। तो यहाँ पे प्रशासन को और राज्य सरकार को होना चाहिए इस एक्ट को अच्छी तरीके से प्रभावी सुचारू रूप से बनाने के लिए, इफेक्टिव और एप्लीकेबल बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, इसके लिए इनके जो RTI एक्टिविस्ट है उनकी रक्षा हो। दूसरी बात, इसके लिए अवेयरनेस अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक, जनता के बीच इसकी अवेयरनेस पहुँचे, एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे राजस्थान सूचना आयोग है उसको और अच्छा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। तो वापस क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। हमने यहाँ पढ़ा राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो हमने यहाँ राइट आंसर किया ऑप्शन नंबर C, MD कोरानी। और मैंने आपको 4 भी बता दिए। MD कोरानी फर्स्ट बने, सेकंड T श्रीनिवासन, थर्ड बने सुरेश चौधरी, और फोर्थ हैं DB गुप्ता, जो भी करंटली है, अभी करंट में DB गुप्ता हैं, जो पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। दूसरा मैंने आपको नेचर बताया, इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपोजिशन बताया, 1+10। टेन्योर मैं आपसे डिमांड करता हूँ, टेन्योर कितना आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। यहाँ पे 12th शेड्यूल की बात की जा रही है। एक्चुअली जब हमारा संविधान बना तब 395 आर्टिकल थे, उसके बाद उसके अंदर 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थी। अब धीरे धीरे बढ़कर ये 400 के ऊपर क्रॉस हो गए आर्टिकल, 25 पार्ट, 25 पार्ट हो गए, और शेड्यूल 12th हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि 12वीं अनुसूची या 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट है शहरी निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली शक्तियों से, यानी जो भी अर्बन बॉडीज़ हैं उनको जो पावर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड।
दूसरी बात है ऑप्शन नंबर बी है, पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्ति से, जो पावर हैं वो पंचायती राज को दी जा रहे हैं उसके बारे में। ऑप्शन सी है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली के नियमों से, तो यहाँ ये है। और चौथा है, शहरी निकायों की कार्यप्रणाली के नियमों से। तो राइट आंसर आपको लगाना है। जब भी आप 12th की बात करते हैं तो 12th का रिलेशन है अर्बन बॉडी से, अर्बन बॉडी या इसको कहा जाए शहरी निकाय, शहरी निकाय, इससे रिलेटेड ये आएगा 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची। एक्चुअली क्या हुआ था, जब भी ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, पंचायती राज संस्थाओं को जैसे नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जब भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, तब से ये पहले राज्य सूची के विषय थे। स्टेट को पावर था इसके बारे में किस तरीके से डिसीजन लेने, ये किस तरीके से इनका गठन होगा, किस तरीके से इसमें चुनाव होंगे, ये सब ऑल पावर आर गिवन टू स्टेट। अब ये स्टेट क्या करते थे, उनके पॉलिटिकल विल के लिए, उनके राजनीतिक लाभ के लिए जब इच्छा हुई, जब मर्जी हुई, इनको डिसॉल्व कर दिया इन संस्थाओं को। जब इच्छा हुई या ऐसा उनका हुआ पॉलिटिकल विल, इनके इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया या इलेक्शन टाइमली नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं, अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी पंचायती, इनको संवैधानिक मान्यता मिले, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले। तो ये 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले। आपको यहाँ ये समझना है कि बेसिकली इनका लाने का रीज़न था संवैधानिक मान्यता। और जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो इनके थ्रू, इनको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनको 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची में रखा गया। और 12वीं अनुसूची है आपकी शहरी निकायों से संबंधित। आपको समझ में आ रहा होगा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, क्यों हुआ कि जो शहरी निकाय संस्थान है उनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए, नंबर 1। और जब इनको संवैधानिक संशोधन होने से इनको अलग से अनुसूची में रखा जिसका नाम है 12th शेड्यूल। यहाँ तक क्लियर। और इसके अंदर पार्ट भी हैं, एक पार्ट है 9 और एक है 9A पंचायती राज के लिए और एक है शहरी निकाय के लिए। और आप जानते ही हैं जब भी ये 12th शेड्यूल और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 73 हुआ, तो इसके लिए एक और व्यवस्था भी की गई कि यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके गठन की भी स्थापना हुई। अगर पंचायत के संबंध में आप देखें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। सबसे नीचे आ जाएगी आपकी ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल होगा पंचायत समिति और थर्ड होगा जिला परिषद। इसी तरह अगर स्थानीय निकायों में देखें तो सबसे नीचे होंगे आपके नगर पालिका, फिर होंगे आपके नगर परिषद और नगर निगम जनसंख्या के आधार पर। इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था भी इसी संविधान संशोधन के साथ दी गई है। एक्चुअली मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ इसके बैकग्राउंड में जितनी भी थ्योरीज है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? Which article of the Constitution provides that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of State? यानी यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। विच आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है राज्य की, वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 163 और नन ऑफ अबव। आपके पास 10 सेकेंड है, आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यानी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी मंत्री परिषद है उनका बहुमत है तब तक वो विधानसभा के अंदर हैं और कलेक्टिवली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो भी इनका कार्य प्रणाली है, जो इनकी कार्य पद्धति है, ये सभी चीज़ें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और जब तक इनको विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है तब तक ये यहाँ पे हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्री परिषद है
उनका इस्तीफा या त्यागपत्र माना जाएगा या भंग मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 164। और यहाँ पर एक आर्टिकल 163 भी दिया गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 163 के अंदर जो गवर्नर है इनको डिस्क्रेशन पावर दिया गया है। डिस्क्रेशन पावर यानी हिंदी में कहें इसको स्वविवेकाधिकार शक्ति। ये स्वविवेकाधिकार शक्ति 163 के अंदर गवर्नर या राज्यपाल को दी गई है। थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ 163 और व्हाट इज़ डिस्क्रेशन पावर ऑफ गवर्नर। एक्चुअली क्या है, जो गवर्नर हैं ये एक दोहरी भूमिका के अंदर होते हैं। इसको कहते हैं टू फोल्ड रोल। टू फोल्ड रोल में क्या होता है कि ये जो गवर्नर हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, साथ में सेंटर के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, या इनको कहा जाता है केंद्र के प्रतिनिधि या केंद्र के एजेंट। इनकी नियुक्ति इसलिए होती है जो हमारा जो संघात्मक शासन है उसके अंदर केंद्र की मजबूती की ओर रखना, केंद्र का पक्ष को मजबूत बनाना। दूसरी चीज़, जब भी ये राज्यपाल को 163 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन पावर मिलता है, इसके अंदर कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ के अंदर इनको विकास से संबंधित विशेष सुविधाएं, विशेष शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, ये राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर होता है, तो ये प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। नंबर 3, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग क्या होता है, 200 अकॉर्डिंग के अंदर जो राष्ट्रपति के लिए ये कोई भी बिल है उसको आरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद 4th है कि अगर कोई भी मेजोरिटी के अंदर गवर्नमेंट नहीं बन पाती इलेक्शन के बाद, तो किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है। इट मीन्स गवर्नमेंट को बिल्डअप करने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी ये क्या करते हैं, सबसे जो बड़े दल हैं उस बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त कर लेते हैं, उनको टाइम पीरियड दे देते हैं कि इतने समय तक आपको विश्वास मत हासिल करना है। ये जो चीज़ें हैं ये हैं राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार शक्ति या विवेकाधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राज्यपाल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो विवेकाधिकार शक्ति के बारे में ध्यान रखें। आर्टिकल 163, दूसरा आर्टिकल 200 और आर्टिकल 356, जिसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हु वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 1 बरकतुल्ला खां, ऑप्शन 2 CS वेंकटाचारी, ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। एक्चुअली ये चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको याद रखना है किनका कार्यकाल अधिक है, किनका कार्यकाल कम है, कौन सब किनके ड्यूरेशन के अंदर उनका निधन हो गया, कार्यकाल के समय उनका निधन हो गया। ये जो चीज़ें फैक्ट है आपको याद रखना है। तो इसी से संदर्भित है कि किसने, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिसको केंद्र सरकार ने नॉमिनेट या नियुक्त किया, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हु वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट CS वेंकटाचारी। ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ICS अधिकारी थे जिनको यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और यहाँ पे 3 आपको याद रखने हैं, 3 नॉमिनेटेड CM रहे हैं। पहले तो आपके ये तो CS वेंकटाचारी हैं, एक जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया था। और उसके बाद फिर हमारे राजस्थान का गठन हुआ, इलेक्शन हुए और मुख्यमंत्री बने और टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ इससे रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं MLA छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं चीफ मिनिस्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है एज के लिए, यानी कितनी एज होने पर चीफ मिनिस्टर के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसा है, या अगर आए कि विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, मिनिमम एज। ये दोनों क्वेश्चन है एक ही हैं। अगर CM के लिए भी पूछे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एज रिलेटेड, या विधानसभा सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी पूछें, वो भी एक ही चीज़ है। दोनों के लिए 25 ईयर्स है। कभी कभी क्या एग्जामिनर इस तरीके से कन्फ्यूजन करता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नर हैज़ नो पावर टू।
ये जितना भी पॉलिटी का सेशन चल रहा है अभी ऑफलाइन बैचेस में भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं BCTQ हमारा चल रहा है अभी, MCQ BCTQ, तो इसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अभी जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में उसके लिए आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, और इसके अंदर आपको नॉन टेक और टेक दोनों के जो टीचर्स हैं वो आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और आप ऑफलाइन बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द गवर्नर हैज़ नो पावर टू, राज्यपाल के पास निम्न शक्ति नहीं होगी। फर्स्ट है द प्रोरोग द असेंबली, विधानसभा के सत्रावसान करें। ऑप्शन बी डिसॉल्व द असेंबली, विधानसभा भंग करें। ऑप्शन सी एडजर्न असेंबली, विधानसभा स्थगित करें। और ऑप्शन डी है समन द असेंबली, विधानसभा को बुलाएं, आहूत करें। अब यहाँ जो शब्द हैं सत्रावसान, भंग करें, स्थगित करें और बुलाएं, आहूत करें, इसको आप हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश में आप पढ़िए तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और रहेगी। प्रोरोग द असेंबली यानी विधानसभा को सत्रावसान करें, दूसरा है डिसॉल्व करना, भंग करना, और तीसरा है एडजर्न, और फोर्थ है समन। तो आपको यहाँ पता है कि जो गवर्नर के पास कौन सी शक्ति नहीं होगी, विधानसभा को स्थगित करें। मैंने आपको भी प्रीवियसली बताया है कि एडजर्न द असेंबली इज रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको पावर एडजर्न करने का। जैसे अभी यहाँ CP जोशी अध्यक्ष हैं, उनको पावर स्थगित करने का। और आप जब भी विधानसभा की कार्यवाही देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे अगर कोई MLAs होते हैं वो यील्ड करते हैं, वेल के अंदर आ जाते हैं, तो जो हमारे CP जोशी सर हैं, अध्यक्ष हैं, उसको एडजर्न कर देते हैं हाउस को। तो जो एडजर्न करने का पावर है विधानसभा अध्यक्ष के पास है, और ये पावर गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास नहीं है। तो आपके लिए राइट आंसर है एडजर्न द असेंबली। बाकी प्रोरोग, डिसॉल्व, समन ये सब गवर्नर से रिलेटेड है, ये गवर्नर के पास राइट है। गवर्नर विधानसभा को भंग कर सकता है, कौन सा आर्टिकल के तहत, 174 की तरह वो डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को, या विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है, या समन कर सकता है। ये सब चीज़ें गवर्नर की। बाकी विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वो एडजर्न करे, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है एडजर्न करने का। तो नेक्स्ट चीज़ है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नर। यहाँ वापस गवर्नर से पूछा गया है कि गवर्नर की सेवानिवृत्ति उम्र कौन सी, यानी कब तक वो सेवा पर या पद पर रह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 65 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी 60 ईयर्स, या ऑप्शन डी नॉट फिक्स। आपको बताना है गवर्नर का कार्यकाल कितना रहेगा, या उनके लिए एज क्या फाइनलाइज की गई है। एज कहें या टेन्योर कहें, ये क्या है, या तो 65 साल है, या 70 साल है, 60 साल है, या फिक्स नहीं है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बहुत से स्टूडेंट ने 65 और 60 के अकॉर्डिंग लगाया होगा आंसर, बट इसका राइट आंसर है डी, नॉट फिक्स। कोई भी नियत नहीं है गवर्नर के लिए, गवर्नर के लिए कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है। और आपने एक पॉलिटी के अंदर शब्द पढ़ा होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, द सब्जेक्ट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्रसाद पर्यंत होता है गवर्नर का कार्यकाल। प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होता है कि अगर राज्यपाल है प्रायः या इन जनरल 5 ईयर्स तक रहते हैं, बट ये इनके लिए कोई फिक्स नहीं है कि 5 ईयर्स तक इनको रहना ही है। सबसे पहली बात, नंबर 1। सेकंड थिंग्स क्या है कि ये गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत, हिंदी में कहें प्रसाद पर्यंत। आप मैक्सिमम इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और आपका अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे कुछ वर्ड के अंदर मिस प्रिंटिंग, मिस रीडिंग हो जाती है तो उसके लिए RPSC या बोर्ड है वो इंग्लिश मीडियम के ही शब्दों को फाइनलाइज करता है। तो आप इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा पढ़िए, प्रसाद पर्यंत या सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रसाद पर्यंत में क्या होता है कि जो राज्यपाल है उसका इन जनरल कार्यकाल 5 साल हम मानते हैं, बट इनका 5 साल कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव कर सकते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नर। दूसरी बात क्या है, अगर इनको रिमूवल कर सकते हैं, दूसरा इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, या इनको वापस वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्टेट के अंदर लगा सकते हैं, या दूसरे स्टेट से बुला के वापस इस स्टेट में लगा सकते हैं। ये टोटल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास राज्यपाल के
नियुक्ति के लिए, और राज्यपाल कब तक रहेंगे ये सब आप प्रेसिडेंट तक है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए, रिटायरमेंट एज की बात आ जाए, तो अभी कोई ऐसी नॉट फिक्स है, कोई नियत नहीं है। आप 65-70 ऐसे मत लगा दीजिएगा कि चलो 5 साल या 65 वर्ष जो भी पे लो, ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है। और प्रेसिडेंट की प्रसाद पर्यंत है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, नॉट फिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकायुक्त के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोकायुक्त हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट। लोकायुक्त के पास शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। द लोकायुक्त हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट। किसके पास जांच करने का अधिकार शक्ति है? थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं लोकायुक्त के बारे में। एक्चुअली लोकायुक्त शब्द है, ऐसा कुछ डिफरेंट मीनिंग या ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आया हुआ है स्वीडन का एक शब्द है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन, ये जो स्वीडन का शब्द है ओम्बड्समैन, और ओम्बड्समैन कोई कमीशन या कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से कोई बिल्डिंग नहीं है। ओम्बड्समैन मतलब एक ऐसा पर्सन होता था, इसको वहाँ के जो किंग 11 थे वो अपॉइंट करते थे। अगर वहाँ के कुछ राजतंत्र के अंदर कोई भी अगर कोई करप्शन है, मिसलीडिंग है, कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, वो सब इन्फॉर्मेशन किंग तक जाती थी। तो इस तरीके से जो ओम्बड्समैन है, ये शब्द लिया गया है स्वीडन से। वहाँ पे स्वीडन कहते हैं, स्वीडन में वहाँ पे ओम्बड्समैन कहते हैं। जैसे रशिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर इसको कमिश्नर कहते हैं, सबके अलग अलग नाम है। तो हमारे यहाँ पे इनका नाम ओम्बड्समैन तो रखा नहीं है, न कमिश्नर रखा है, हमने इसको कहते हैं लोकायुक्त। हमारे यहाँ पे नाम लोकायुक्त है, और ये लोकायुक्त स्टेट के अंदर होते हैं, राज्य के अंदर। और जो सेंट्रल लेवल पे होंगे, सेंट्रल लेवल पे होंगे लोकपाल। आपने अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा होगा, तो ये वहीं से ही सब टाइमलाइन स्टार्ट होती है। तो राज्य के अंदर लोकायुक्त और केंद्र के अंदर लोकपाल। और लोकपाल, ये लोकायुक्त शब्द है ओम्बड्समैन है, स्वीडन से लिया गया है। और ओम्बड्समैन उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो राजतंत्र के अंदर या प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार, इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में इन्फॉर्म करें। थर्ड चीज़ की बात करते हैं, इस ओम्बड्समैन को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जनता के प्रतिनिधि। हिंदी में कहें तो जनता के प्रतिनिधि भी इसको कहते हैं। यानी एक तरीके से सिटीज़न के जो सिविल राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए ये ओम्बड्समैन या लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। जो भी हमारा कहने का मतलब करप्शन है उसको डाउन करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इसके लिए यहाँ पे ये ओम्बड्समैन है या लोकायुक्त है। और आप जानते हैं लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। लोकायुक्त का सबसे पहले गठन महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, अब तो राजस्थान में भी है और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी है। और ये जो ओम्बड्समैन है, ये शब्द लोकायुक्त का जो शब्द है इसको LM सिंघवी ने सजेस्ट किया था। एक ये भी याद रखिएगा, LM सिंघवी थे, उन्होंने इस लोकायुक्त शब्द को सजेस्ट किया था। तीसरी बात, ये जो लोकायुक्त है इसका काम होता है कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं या कोई भी अधिकारी हैं, कोई भी लोक सेवक हैं या कुछ भी पब्लिकली लाइफ के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जानकारी रखना, अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो उनको हाईलाइट करना, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना, या अगर वो उसके अंदर सही पाए जाए तो उनके खिलाफ केस होता है। तो यहाँ पे ये जो लोकायुक्त है उसके क्षेत्र हैं, कहाँ पे ये काम करेंगे और कहाँ पे काम इनका नहीं है, ये कौन सा उनका जुरिस्डिक्शन में आता है, उनके न्याय क्षेत्र के अंदर आता है, कौन सा उनके न्याय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। तो इसके लिए यहाँ अगर उनके क्षेत्र के अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके हो गए मंत्री, ये इनके एक न्याय क्षेत्र के अंदर है या उनके जुरिडिक्शन में आएंगे लोकायुक्त के। मंत्री हो गए, लोक सेवक हो गए, सिविल सर्विस हो गए। सिविल सर्वेंट के बाद आप मानते हैं जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है, प्रधान, उप प्रधान है, या और भी जो राजकीय जो कंपनियां हैं, बीज निगम वगैरह, उनके अध्यक्ष हैं, वो सब इनके कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। और लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आएंगे, कहाँ पे लोकायुक्त जांच नहीं कर सकते, वहाँ पे एक लिमिटेशन है, उसके हो गए आप जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जो भी हैं, उसके बारे में लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद भारत के किसी भी न्यायालय से संबंधित ये कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप मान लें कि ये राजस्थान इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, इसके बारे में कोई इनकी स्पेशल पावर नहीं है। इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद आप RPSC है, ये जितनी भी संस्था हैं उनके लिए ये लोकायुक्त कार्य नहीं कर सकते हैं। और अभी हाल ही रिसेंटली इसके अंदर एक और अमेंडमेंट लाने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट,
कि जो भी इसके अंदर एमएलएज हैं, उसके बाद सीएम हैं, इन सब को इनके अंदर लाना है। और साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आदर्श क्रेडिट घोटाला आपने पढ़ा होगा, तो जितनी भी सहकारी समितियां हैं वो भी इसके अंदर इनके दायरे के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के ये जो ओम्बड्समैन या लोकायुक्त है, ये प्रशासन के अंदर या सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को कम करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इनको किया जा रहा है। और ये बनता कौन है लोकायुक्त? जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनको बनाया जाता है लोकायुक्त। और लोकायुक्त बनाने के लिए क्या करते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर दें मुख्यमंत्री अध्यक्ष में एक समिति, और उसके अंदर जो एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, प्रतिपक्ष नेता, और साथ में संबंधित राज्य के जो न्यायाधीश हैं उनके परामर्श लेते हैं और यहाँ पे लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल इन जनरल 5 ईयर्स होता है। अभी 2008 में इनका कार्यकाल 8 साल कर दिया गया था, जिसको भी वापस 2019 के अंदर अमेंडमेंट करके वापस 5 साल कर दिया गया। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी जो अध्यक्ष हैं, लोकायुक्त हैं, अभी इस लोकायुक्त के बारे में आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। प्रथम लोकायुक्त आपको सबको पता है आईडी दुआ है, अभी रिसेंटली कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये वापस लोकायुक्त से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, टेन्योर ऑफ लोकायुक्त इन द स्टेट इज। लोकायुक्त का कार्यकाल राज्य के अंदर कितना है? मैंने आपको बताया इन जनरल तो होता है ये 5 ईयर्स। 2008 में इसको डिस्टर्ब किया गया था, 5 से 8 कर दिया, वापस सरकार चेंज हुई, वापस 8 से 5 कर दिया सज्जन सिंह कोठारी के टाइम में। और अभी इनके अध्यक्ष हैं, लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा भी लोकायुक्त हैं। इनका कार्यकाल होता है 565। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, 565। 565 का मतलब क्या हुआ कि जब से पद ग्रहण किया है तब से 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो 565 है वो इसका कार्यकाल है लोकायुक्त का। पहले 865 था, आप देखते हैं, अब इसको राइट मत कर देना, इसको चेंज कर दिया है और 565 कर दिया गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच आर्टिकल गवर्नर हैज राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। किस अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार है? इसकी पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इस पे। आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 200, आर्टिकल 202। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपको राइट करना है, और इसका राइट आंसर ये है आर्टिकल 174। पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल बहुत से याद रखना है, जैसे आर्टिकल आपका राज्यपाल का आर्टिकल है 153, उसके बाद उसकी नियुक्ति कार्यकाल, जैसे नियुक्ति की बात कर दी 155, उसके बाद हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं 356, या सेंट्रल जो इंस्ट्रक्शन दे रही है स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद आ गया ऑर्डिनेंस का, राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति 213। अगर उसके बाद बात करें राष्ट्रपति के प्रति जो विषय है उसको आरक्षित करता है, रिजर्व करता है, आर्टिकल 200। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। जैसे 168 के तहत राज्य के अंदर विधानमंडल होगा, उसके सदस्य होंगे राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, आर्टिकल 168। आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट आप एक लिस्ट बना के 10-12 ही मैक्सिमम इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर है आर्टिकल 174। इसके तहत गवर्नर हैज़ राइट टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ये क्वेश्चन है। एंटी डिफेक्शन क्या होता है? जब जैसे आप देखते हैं चुनाव होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसके बाद इलेक्शन हो जाता है, फिर भी ये जो एमएलएज एमपी एक दूसरे दल की ओर बदलते रहते हैं, कोई इसमें है कोई दूसरे दल में चला जाता है। इसके संदर्भ में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये बताया गया है कि दल बदल के आधार पर उनके जो एमएलएज एमपी उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कौन फाइनल किसके पास राइट्स होता है, इसके बारे में बात की गई है। इसके लिए ऑप्शन है, ए है चेयरमैन ऑफ द हाउस, फर्स्ट है चेयरमैन ऑफ द हाउस यानी
सदन के अध्यक्ष। दूसरी बात है लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। तीसरे हैं व्हिप यानी मुख्य सचेतक, और नन ऑफ अबव। तो इसमें से आपको राइट करना है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करने के लिए अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पे अधिकार होगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको अधिकार है, ये क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद अगर कोई सदस्य पाया जाता है दल बदल के आधार पर ये गिल्टी पाया जाता है तो उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। और ये अधिकार होता है चेयरमैन ऑफ द हाउस, सदन के अध्यक्ष, ये अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मेनी लेडीज एमएलए इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द राजस्थान। प्रथम विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी रही। आपके लिए ऑप्शन है ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 0। इसका आपको राइट आंसर बताना है। एक्चुअली जितना भी ह्यूमन एम्पावरमेंट है उसके तहत जो क्वेश्चन आते हैं महिलाओं से संबंधित ज़रूर आते हैं। आपको ये कहीं ना कहीं चीज़ें याद रखनी है कि महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम हो रहा है, और करंट अफेयर सेशन में भी। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके अंदर महिलाओं की सदस्य संख्या क्या थी। बहुत से स्टूडेंट 22, 24 के अंदर चल रहे होंगे, पर ये इसके राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है 0। जब प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 1952, उसके अंदर कोई भी महिला इलेक्शन जीत नहीं पाई थी। उसके तहत 4 महिलाएं खड़ी हुई थी, उम्मीदवार थी, उसमें से एक भी इसके अंदर जीत नहीं पाई। तो आंसर इज 0। फर्स्ट असेंबली में महिलाओं की सदस्य संख्या 0 थी। अभी करंटली है 22, आपको याद रखना है। ये करंटली अभी 22 है, 11 कांग्रेस की है, 10 बीजेपी की और 1 आरएलपी की। तो आपको याद रखना है करंटली 22 है, और जब हमारा पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय यहाँ पे 0 रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। आप बता सकते हैं पहली महिला विधायक कौन रही है राजस्थान की। महिला, आप जो भी महिलाओं से संबंधित है आप याद रखिए। अगर आ जाता है प्रथम महिला विधायक, फर्स्ट लेडी एमएलए, बहुत से स्टूडेंट का हिंदी मीडियम में रिकमेंडेशन आता है, मैं ट्राई करता हूँ हिंदी के अंदर आपको पढ़ाने के लिए। अब जितना भी मेरे से बन पड़ता है आप इसको कोशिश कीजिएगा। प्रथम महिला विधायक आपकी आ गई यशोदा देवी, ये बांसवाड़ा से थी, सोशलिस्ट पार्टी से। आपको याद रखना है यशोदा देवी प्रथम विधायक, कि मैं क्लास में एक तरीके से पूरे अच्छे से करवाएं। प्रथम महिला विधायक के बाद आप देखिए प्रथम महिला अगर मंत्री के बारे में एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कमला बेनीवाल। अगर आता है प्रथम एवं एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमित्रा सिंह। ये बीजेपी गवर्नमेंट वसुंधरा राजे के टाइम में थी, सुमित्रा सिंह, आपको याद रखना है। और भी विधानसभा संबंधित बहुत से फैक्ट हैं कि लंबे समय तक कौन से कार्यकाल तक कौन रहे, नाथुराम मिर्धा रहे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह शक्तावत। ऐसे बहुत से फैक्ट है विधानसभा संबंधित, आपको छोटे छोटे फैक्ट याद रखने हैं। इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल पढ़ें, थोड़ा सा आप इसको याद करें तो आपके एग्जाम में आप इसे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। What fraction of legislative council members are nominated by governor from among those having excelled in the field of science, sports, art and culture? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा मनोनीत किया जाता है। जो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कितना फ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है, किस फ्रैक्शन की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। और कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो गवर्नर हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उसके अंदर साइंस के फील्ड में, आर्ट्स का फील्ड हो या स्पोर्ट्स हो या कल्चरल हो और भी एक्सेट्रा, जो भी ऐसे फील्ड हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया और देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, वहाँ से उन मेंबरों को या उन सिटीज़न को ये नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं बाय गवर्नर। और यहाँ पूछ रहे हैं कितना फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया गया है 1/6, 1/8, 1/3 और 1/10। तो आपको राइट लग करना है कौन सा इसके अंदर फ्रैक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/6। 1/6 जो सदस्य हैं जिन्होंने
साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर में बहुत अच्छा नाम किया है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उनको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के अंदर नियुक्त करते हैं। एक्चुअली विधान परिषद के अंदर क्या है कि कुछ पार्ट होता है इनके लिए नियुक्त, इनके लिए रिजर्व रहता है। जैसे आपने राज्यसभा पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, जिन्होंने विज्ञान, कला, इतिहास, संस्कृति इसके अंदर विशेष योगदान दिया है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पे नॉमिनेशन की बात आती है, नॉट इलेक्टेड मेंबर। तो इसी तरीके से हमारी भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारी जो विधान परिषद है, उसके अंदर गवर्नर हैं, वो 1/6 पार्ट को वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, जिनको राज्यसभा के अंदर स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको वहाँ पे एमपी बनाया गया था। इस तरह के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1/6 इन लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रैक्शन की बात होगी, और इनको नियुक्त करता है गवर्नर, जिन्होंने साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान, खेल के संदर्भ में अच्छा काम किया हो या योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर? वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधायिका हैं? ऐसे हिंदी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, आप ऐसे द्विसदनीय राज्य विधायिका ऐसा याद करने से डायरेक्ट याद करो बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इससे आपको थोड़ा सा क्या है कि आसानी से याद होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विधान परिषदें या द्विसदनीय, विधानसभा और विधान परिषद ऐसी दो द्विसदनीय विधायिका हैं, वो भारत के कितने स्टेट के अंदर हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका भारत हो गया, आपको यहाँ पता लगाना है कि कितने स्टेट पे द्विसदनीय विधानमंडल है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 7, 6, 5 और 4। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका 6। जो 6 राज्य हैं उसके अंदर द्विसदनीय विधायिका हैं, विधानमंडल हैं द्विसदनीय, बाई कैमरल हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो आपके हो गए यूपी बिहार, यूपी बिहार, उसके बाद हो गया आपके यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो 6 राज्य हैं वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, आपको याद रखना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, और राजस्थान में नहीं है ये भी आपको याद रखना है, हमारे यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोसीजर फॉर बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपकी राज्य के अंदर विधानसभा है और जहाँ केंद्र के अंदर हम संसद की बात करते हैं वहाँ लोकसभा है, वहाँ के लिए कौन सी चीज़ इसके अंदर कॉमन है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन आती है, कौन सा प्रोसीजर कॉमन होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ ऑप्शंस हैं, सॉरी, ऑप्शन है अ बिल नॉट अ मनी बिल कैन बी पास्ड इन आइदर हाउस। फर्स्ट ऑप्शन आपको हिंदी में ये कह रहा है कि कोई भी विधेयक हो या वित्त धन विधेयक नहीं हो, वो कहीं भी दोनों सदन में से कहीं भी पास किया जा सकता है। अ बिल नॉट अ मनी बिल कैन बी पास्ड इन आइदर हाउसेस, दोनों सदन के अंदर कोई भी बिल को रखा जा सकता है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ तो सही है, दोनों के अंदर कॉमन है। मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोअर हाउस, लोकसभा एंड विधानसभा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा केंद्र के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अंदर ही पारित होता है। तो ये बात भी सही है कि यहाँ जो धन विधेयक है वो हमेशा लोअर हाउस में होता है, लोकसभा और विधानसभा, ये भी सही बात है। थर्ड है एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स। जो साधारण बिल है वो कोई भी इसको रख सकता है, या तो मिनिस्टर हो, मंत्री हो, या प्राइवेट मेंबर या गैर मंत्री, इसको कोई भी रख सकता है। तो ये बात भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। फोर्थ है एट द पॉइंट ऑफ डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस ओवर एन ऑर्डिनरी बिल देयर कैन बी जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। ये चीज़ सही नहीं है। कैसे चीज़ सही नहीं है ये? यहाँ पे कहा जा रहा है अगर सदन के बीच में कोई गतिरोध पैदा होता है बिल को लेके, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे जो सदन है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसके अंदर ज्वाइंट मीटिंग करके या संयुक्त तो बैठक का प्रावधान है, इसको वहाँ रिजोल्व किया जाता है। तो ये गलत है। अगर आप ज्वाइंट बैठक की बात करते हैं तो लोकसभा में तो संसद के लेवल पे है, बाकी राज्यों के अंदर कोई ज्वाइंट मीटिंग की बात नहीं है, संयुक्त बैठक की कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ओनली 4।
जो 4 है वो गलत है। जॉइंट सीटिंग की बात स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, पार्लियामेंट में है, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। तो आपको सीधा बात आ गई यहाँ जॉइंट सीटिंग। आपको यहीं से इस आंसर को पकड़ना था कि जॉइंट सीटिंग है वो सेंट्रल लेवल पे यानी पार्लियामेंट के अंदर है, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जॉइंट सीटिंग का, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following statements is are not true about the executive power of governor? इसमें से आपको स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो राज्य के जो गवर्नर हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति नहीं है। द फर्स्ट है द गवर्नर अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। जो राज्यपाल हैं वो जो भी यूनिवर्सिटी राज्य की हैं उनके वाइस चांसलर यानी उप कुलपति को नियुक्त करते हैं। ये तो ठीक है। द गवर्नर एक्ट एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। ये गवर्नर हैं जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको नियुक्त करते हैं, ये भी ठीक है। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट्स मिनिस्टर, ये भी सही है। जो गवर्नर होते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और फोर्थ है द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये भी सही है। जो एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य के उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये ऑल आर ट्रू, इसका राइट आंसर होगा कि ये सभी सत्य हैं, ऑल आर ट्रू। आपको याद रखना है क्योंकि चांसलर की भी नियुक्ति करते हैं, वाइस चांसलर की भी करते हैं, सीएम को भी अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं और एडवोकेट जनरल भी राज्यपाल के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। तो ऑल आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द चीफ मिनिस्टर इज आर नॉट ट्रू? मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या है? मुख्यमंत्री एट हिज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट द चीफ मिनिस्टर नीड नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है तो उसके लिए तय नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तो सही है, ज़रूर नहीं विधानमंडल का। आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ ज़रूर नहीं है चीफ मिनिस्टर को कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का वो पार्ट बने इलेक्शन के समय, एट हिज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के समय, नियुक्ति के समय। ये तो सही है। ऑप्शन 2 है चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए ये ऐसा फिक्स है कि वो जब भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, नियुक्ति ले रहे हैं, उससे पहले अपनी मेजोरिटी शो करें या मेजोरिटी या विश्वास मत को बताएं। ये थोड़ा सा डाउटफुल है। 3 पे आते हैं इट इज़ द गवर्नर हु डज द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के पास नियुक्ति करने का अधिकार होता है। तो ये आपकी हो गई बात सही, 3rd नंबर। और 4th है द चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गवर्नर। ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल को कहेंगे विधानसभा भंग करने के लिए तो राज्यपाल विधानसभा भंग करेंगे। तो प्रॉब्लम है ऑप्शन नंबर 2 में कि चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज प्रूव, ये ऑलवेज नहीं होता है। अगर आप नियुक्त इलेक्शन लड़ते हैं, अपॉइंट होते हैं और अपॉइंट होने के बाद आपका मेजोरिटी या विश्वास मत या बहुमत को बताया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो बिफोर हो गया, ये ऑलवेज बिफोर हो गया, तो ये यहाँ पे गलत है। बिफोर अपॉइंटमेंट ये नहीं होना चाहिए, आफ्टर अपॉइंटमेंट होता है। आपको यहाँ पकड़ना है प्रश्न। आपको समझ में आ गया कि जो अपॉइंटमेंट है वो उसके बाद में उसको विश्वास मत या मेजोरिटी शो करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बिफोर अपॉइंटमेंट के तहत ये नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन 2, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर टेकन इन हुज नेम? राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, सेकंड गवर्नर, थर्ड प्रेसिडेंट और फोर्थ नन ऑफ अबव। आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं, एक तो होता है कार्यपालिका, दूसरी होती है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, और थर्ड होता है जुडिशरी या न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका के अंदर कौन रहते हैं? जैसे राज्यपाल रहते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद ये होते हैं कार्यपालिका के अंदर। व्यवस्थापिका के अंदर कौन है? या विधानमंडल होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। और न्यायपालिका के अंदर हाईकोर्ट और डिफरेंट जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं स्टेट के, वो इसके अंदर काउंट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, सरकार की सभी कार्यपालिका की कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गवर्नर या राज्यपाल। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 154,
आर्टिकल 153 के अंदर है कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन के अंदर ये तय किया गया है कि एक व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल 154 के अंदर कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट हैव वेस्टेड इन द गवर्नर, कि जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो होगी राज्य के राज्यपाल के अंदर। 155 के अंदर 155 में इनकी नियुक्ति की बात की है राज्यपाल, 156 के अंदर इनकी टेन्योर की बात की है, 157 में इनकी क्वालिफिकेशन, 158 में इनकी डिसक्वालिफिकेशन, 159 के अंदर इनकी ओथ, ये सब चीज़ें इनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हमको बात करनी कार्यपालिका शक्ति, तो गवर्नर। और व्हाट इज कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है गवर्नर की, कि ये गवर्नर हैं, इनके नाम से सभी काम होते हैं, यानी गवर्नर के नाम से, राज्यपाल की आज्ञा से, आपने पढ़ा होगा राज्यपाल जहाँ भी कुछ स्टेट लेवल के जो फंक्शंस हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, जो भी प्रशासनिक, तो ये सभी कार्य राज्यपाल की ओर से होंगे। दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करना, राजस्थान फाइनेंस कमीशन और बहुत से इलेक्शन कमीशन, ये जो जितने भी हैं अपॉइंटमेंट वाले हैं, मानवाधिकार आयोग, जो भी अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट होते हैं राज्यपाल की तरफ से। तो ये कार्यपालिका इनकी शक्ति हो गई। कार्यपालिका शक्ति के अंदर व्यवस्था भी शक्ति, विधायिक शक्तियाँ भी होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ भी होती है, जैसे वो मृत्युदंड को कुछ कम कर सकते हैं, बिल्कुल तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। विधायी शक्ति के अंदर भी हो गए, जैसे वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर पहले एक सदस्य को एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्त किया जाता था, अब उसको 2019 के अकॉर्डिंग 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है। विधान परिषद के अंदर 1/6 मेंबर को, इनका जो साहित्य कला संस्कृति के अंदर योगदान देते हैं, उनको नियुक्त कर नॉमिनेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नर की शक्तियाँ हैं। जब भी आप पावर की बात करें तो आप याद रखना कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा गवर्नर के रेफरेंस में, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और राज्यपाल, इनके संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 21, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की बात आ गई। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी है 4 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ और ऑप्शन डी है 8 मंथ। यहाँ पे बात की जा रही है दो सत्रों के बीच में अंतराल, या एक आता है अधिवेशन। आपको याद रखना हिंदी के अंदर अधिवेशन मतलब मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर कहा गया है कि एक साल के अंदर 2 बार मीटिंग होगी, अधिवेशन होगा, और 2 मीटिंग के अंदर जो गैप है वो 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ, कि 2 सत्रों के बीच के अंदर जो अंतिम अधिकतम अंतराल है, कोई भी 2 सेशंस हो रहे हैं उसके बीच में 6 मंथ से नहीं होगा गैप ज़्यादा अधिक। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन नंबर 21 के साथ फाइनल हमारा आज पीपीटी प्रेजेंटेशन BCTQ। और इसके बाद हमने नेक्स्ट में भी आपको भी पॉलिटी सेक्शन लूँगा। वैसे अभी हमारा ये पूरा ऐसा मॉड्यूल है BCTQ का कि हम लगभग टैक और नॉन टैक जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनके भी आपके सेशन आते रहेंगे, और साथ में जो नॉन टैक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें भी आती रहेंगी। और ये आपके 1 महीने तक चलने वाले पूरा प्रोसेस है, और हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। और आप नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस का ही होगा। पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी, हिस्ट्री मिला के 30 आवर्स की ऑनलाइन सेशन क्लासेस चलेंगी। तो आपको इसके साथ बने रहना है। और जहाँ भी आपको मुझे कुछ सजेशन देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट या आपको कौन सा फील्ड आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे आपको पढ़ने में या समझने में दिक्कत आ रही है, उस सब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सजेस्ट करना है, आपको हिस्ट्री पहले पढ़नी, ज्योग्राफी। बट लास्ट एंड अंटिल आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से नहीं 10 लोग हिस्ट्री कह रहे हैं, 10 लोग ज्योग्राफी कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलना है। जहाँ भी आपको लगता है मेजरली जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे सजेस्ट करना है, आपको आखिर पढ़ना क्या है। तो आज के 21 क्वेश्चन है, आपको इससे रिलेटेड मैंने लगभग पूरे सब्जेक्ट की जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो समझाई है इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो मुझे ऐसा आशा है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कल नेक्स्ट फिर हम वापस आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे, और फिर नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप भी एफर्ट कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। थैंक्स।